बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मामूलाती गपशप ज़ीशान आदिल के साथ एक और एपिसोड में आप सभी सुनने और देखने वालों को खुशामदीद। उम्मीद और दुआ यही कि आप सब लोगों तक बहुत सारी सलामती, बहुत सी खुशियाँ हमेशा हम कदम रहें, आप तक पहुँचती रहें। जनाब, एक और एपिसोड, एक और टॉपिक। पाकिस्तान में टॉपिक्स की कोई कमी नहीं है, दुनिया में ही नहीं है वैसे तो, लेकिन आज के लिए हम जो आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो हैं स्कैम्स इन पाकिस्तान। ये जो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी स्कीमें चल रही हैं जिनके तहत बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज में मुझे और आपको लूट लिया जाता है, उसके हवाले से आज आपसे बात करते हैं। सबसे पहले आगाज़ ही करते हैं ये जो कर्ज़ उधार देने वाली ऐप्स हैं जिसको लोगों ने पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है और फिर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 20,000 30,000 कर्ज़ उधार लेकर लोग कहते हैं जी हमने सूद दर सूद के मामले पर जाकर न जाने कितने पैसे लाखों के हिसाब से अब तक दे दिए हैं, और फिर भी वो लोग अभी भी हमें ब्लैकमेल करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप उनकी ऐप डाउनलोड करते हैं, बहुत सारी ऐप्स हैं बाय द वे ऐसी जिनको मैं और आप डाउनलोड करते हैं, वो आपसे एक्सेस लेती हैं, आपका कैमरा, आपका माइक्रोफोन, आपकी गैलरी, हर जगह पर वो एक्सेस लेते हैं। एक्सेस का मतलब यही है कि वो अपने सिस्टम के थ्रू बैठकर आपके मोबाइल फ़ोन को एक्सेस कर लेते हैं। अब इस तरह की चीज़ पर आप क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आपने पॉलिसी को पढ़े बग़ैर उसको ओके अलाउ कर दिया है। कितने लोग पढ़ते हैं? मेरे ख़्याल में शायद 99% लोग नहीं पढ़ते हैं और वो अलाउ कर देते हैं। इस तरह की ऐप्स के अंदर ये सारा होता है। वो आपकी जो गैलरी है उस तक एक्सेस ले लेते हैं और फिर कहा यह जाता है कि वो तस्वीरों को एडिट करके और लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, उनको थ्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो अब तो ये बहुत ज़्यादा आम हो चुका है थैंक्स टू मीडिया कि इससे हमें किस हद तक बचना है। ये मीडिया का बड़ा पॉजिटिव काम है अगर मीडिया हमें इस तरह की चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म करे, लेकिन इंतज़ार ना करे कि कोई सानहा हो उसके बाद ही इन्फॉर्म किया जाए। अभी भी मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें अभी बताऊंगा जिस पर अभी उस लहज का शायद सानहा नहीं हुआ होगा कि मीडिया की तवज्जो हासिल कर पाता, इसलिए अभी तक मैंने मीडिया पर उसको बहुत ज़्यादा नहीं देखा है। एक चीज़ और सोशल मीडिया वालों को मुझे नहीं पता, एक तो मुझे सहाफ़ी की डेफिनेशन, ये अब इसको डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी हो गया है आज के माशरे में कि सहाफ़ी है कौन। क्या मैं भी सहाफ़ी हूँ? मेरे पास माइक है, कैमरा लगा हुआ है तो मैं सहाफ़ी बन गया हूँ? मेरे पास ना कोई डिग्री है, मेरे पास ना कोई तालीम है, मेरे पास ना कोई शऊर है, मेरे पास ना कोई इस चीज़ की एथिक्स हैं कि मैं इस कैमरे का इस्तेमाल कैसे करूँ, इस माइक्रोफ़ोन की हुर्मत का कैसे ख्याल करूँ। बस मैं पहुँच जाता हूँ हर जगह पर और लोगों के ऊपर चढ़ाई कर देता हूँ बदतमीज़ी के साथ कि जी ये भी स्कैम ही है, मैं आपको बताऊं। और आप ऐसे लोगों को शदीद तरीके से निपटा करें, कोई आपको आकर गिरबान नहीं पकड़ सकता कि जी तुम ये क्या कर रहे हो। उनके किसी के पास ऐसा ही, इवन मैं इकरारुल हसन का भी नाम लेता हूँ कि इकरारुल हसन के पास भी ऐसा कोई लाइसेंस नहीं है कि वो जाकर लोगों की प्राइवेसी को ख़राब करना शुरू करे। लेकिन जब वो पूरे होमवर्क के साथ आ रहे होते हैं और फिर वो इदारों को इन्वॉल्व करके आते हैं तो वो काम ठीक है। लेकिन अब उसके असर पर, उससे इंस्पिरेशन लेकर, इकरार का प्रोग्राम इस चीज़ में बहुत हद तक इंस्पिरेशन है बहुत सारे लोगों के लिए। वो अपना काम कर रहे हैं और बहुत सारे प्रोफेशनल हुदूद के अंदर रहते हुए कर रहे हैं, लेकिन उससे इंस्पिरेशन लेकर जितने लोग आ रहे हैं उनमें बेतहाशा ऐसे हैं जो टेलीविज़न पर हों या टेलीविज़न पर ना हों, वो लोग भी आपके पास आकर आपके बदतमीज़ी के साथ सवालात आपको मुंह पर एक तरह का माइक घुसेड़ देते हैं। अब जी ये बताओ, क्यों बताओ भाई, आप कौन होते हैं पूछने वाले? फिर एक और हवा चल पड़ी है, मुझे नहीं पता अदालतें इसका क्यों नहीं नोटिस ले रही हैं। ये तो सीधी सीधी तौहीन अदालत है कि अदालत में केस चल रहा है और सोशल मीडिया के ये नैले दैले लोग उठकर जो हैं वो लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगाकर और फैसले करते फिर रहे हैं कि ये मुल्ज़िम है या ये मुजरिम है या ये चल रहा था या वो चल रहा था। एक तो ये वैसे कानूनी गलत है, दूसरा ये कि उन लोगों को जिन्होंने हो सकता है जुर्म किया भी हो, जो कुछ भी है, इन लोगों को किसने इख्तियार दिया? और साथ में एक पुलिस वाला खड़ा होता है जो कि कस्टडी के अंदर बंदा है या बंदी है, उसको जनाब इंटरव्यू कर रहे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें नहीं आया? वो भाई कर दिया उसने ना। अब उसके बाद उसको क्यों इस तरह से आप
फैंटेसाइज करवा रहे हैं कि सारी दुनिया में बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। बड़ी पुरानी कहावत है ये तो नाम कमाने के लिए तो लोग बदनाम होने के लिए भी तैयार होते हैं। हम क्या कर रहे हैं जी, हम पहुंच जाते हैं, मैं सहाफ़ी हूँ, मेरे पास कैमरा है, खबरदार कैमरे को हाथ लगाया। क्यों नहीं लगाएगा कैमरे को हाथ? आप किसी की प्राइवेसी को ख़राब कर रहे हैं और फिर आप ये कह रहे हैं। और फिर मुझे नहीं समझ आती, मैं तो अदालतों से पूरी रिस्पेक्ट के साथ ये अपील करूँगा कि जी इस चीज़ का नोटिस लें कि ये कौन होते हैं जो सोशल मीडिया के लोग हैं, वो जाकर फलाने ने जुर्म कर दिया, फलाने ने जुर्म कर दिया, और फिर उसकी विक्टिमाइजेशन शुरू हो जाती है। वो फैसला कर रहे होते हैं कि इसने देखें जी ये कर दिया था, इसने ये कर दिया था। वो कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? इवन मुजरिमों के साथ भी ये सलूक नहीं होता मुहज़्ज़ब माशरों के अंदर। हम कर क्या रहे हैं? ये एक अलग स्कैम है कि जी एक माइक, एक कैमरा लगाएं और उसके बाद आप जिस मर्जी की इज़्ज़त को उछालना शुरू कर दें क्योंकि आप सहाफ़ी हो गए, या आप सहाफ़त के नाम पर जो है वो सारे मुल्क की पॉलिसी की ऐसी तैसी करके रख दें और उसके बाद आप सहाफ़ी कवर लेना शुरू कर दें कि जी मैं तो सहाफ़ी हूँ, जो मर्ज़ी हो मैं बोलूँगा। ऐसा किसने कह दिया है सहाफ़ियों को? मुझे ये नहीं समझ आती PFUJ या प्रेस क्लब वाले ये काम क्यों नहीं करते, जो लाइसेंस दे रहे हैं लोगों को कि जी हाँ ये सहाफ़ी है, ये सहाफ़ी है। तो उन सहाफ़ियों को का लाइसेंस भी तो कैंसिल करें। अगर वो किसी सियासी पार्टी के स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं तो वो कहाँ से सहाफ़ी रह जाते हैं? वो तो स्पोक्स पर्सन है, वो तो एक नैरेटिव लेकर चल रहे हैं, जबकि सहाफ़ी का तो कोई नैरेटिव नहीं होना चाहिए था। फिर उसके बाद ये जो लोग आ रहे हैं जो सोशल मीडिया के नाम पर मुल्क के अंदर एक अजीब तूफ़ान बदतमीज़ी लेकर बैठ गए हैं, ये कौन लोग हैं? इनका क्या स्टेक है? इनका क्या आप समझें कि कैलिबर है कि ये माइक्रोफोन लेकर किसी के भी आगे घुस जाएं, किसी पुलिस वाले के आगे, किसी फलाने के आगे। अभी वो बड़ा एक मजाक बन गया जी, वो कांस्टेबल ने जो कुछ कर दिया। वो बेचारा किस ज़हनी कैफियत में हो, क्या उसके ऊपर गुजर रही हो, आप माइक लेकर घुस जाएं उसके आगे। उसने ठीक किया मेरे ख्याल में, अगरचे गालियों के मैं खिलाफ हूँ, लेकिन अब वो बेचारा किस फ्रेज ऑफ माइंड में था, किन परेशानियों का शिकार था, आपको हक किसने दिया है? एक और मैं देख रहा था, वो बेचारा एक पुलिस वाले भाई जो हैं वो मंगल इतवार जुमा किसी बाज़ार में जो है वो अपने बच्चों के लिए को कपड़े लेने गए होंगे, अपने लिए लेने गए होंगे, वो लेकर पहुंच गए कैमरा। अजीब लंडे का कपड़ा खरीद रहे हैं, वो बंदा बेचारा रिक्वेस्ट कर रहा है कि यार इसको ना ऑन एयर करना, वो फिर भी ऑन एयर आ गया। मैं तो कहता हूँ उस बंदे को गले से पकड़कर उसको पता नहीं क्या कर देना चाहिए। सहाफ़ी हैं जी, सहाफ़ी हैं। सहाफ़ियों का कोई लिमिट है? सहाफ़ियों की कोई एथिक्स हैं सहाफ़ियों के? सहाफ़ी हैं। अच्छा जी, ये भी स्कैम का हिस्सा है। ये इनको बहुत सख्ती से डिस्करेज करने की ज़रूरत है। ये इनको आप जिधर देखें ना, आप इनके लते पड़ जाएं कि तुम होते कौन हो इस तरह की बात करने वाले, तुम होते कौन हो मेरे पास मेरा मुआवजा करने वाले। तुम्हारे पास ना कोई सबूत है ना कोई चीज़ है, अगर है तो जाओ, जाकर थाने में जाओ, उधर जाओ, मुकदमा कराओ, उसके बाद फिर बात करो, या लेकर आओ, कम से कम किसी थानेदार को लेकर आओ, किसी पुलिस वाले को लेकर आओ, मैं तुम्हें क्यों जवाब दूंगा। लेकिन आप और मैं जो हैं वो चूंकि डर जाते हैं, इसलिए ये लोग सर चढ़ जाते हैं। हमारे डर और हमारी लालच इससे खेल रहे हैं। ये जितने स्कैमर्स हैं, ये जितनों का अभी मैं नाम लूँगा, ये सब के सब हमारे डर से खेल रहे हैं और या फिर हमारे लालच से खेल रहे हैं। अच्छा जी, एक और है ये डर से खेलने वाली बात है। फ़ोन आता है, मुझे भी आया था एक दफ़ा, ओ जी फलाने बंदे को आप जानते हैं? मैंने कहा नहीं जी मैं तो नहीं जानता। अच्छा, इसके साथ एक दोस्त पकड़ा है इसका जी, वो कह रहा है कि वो आपका पता नहीं भाई है, बेटा है, जो भी है, उसको हमने पकड़ा है जी, वो अच्छे घराने का लग रहा है, तो हमने अभी उसके खिलाफ पर्चा नहीं काटा है। आप इस तरह के स्कैम्स को देख रहे हैं रोज़। आपको सोशल मीडिया पर ये काम तो अच्छा है ना कि हमें पता तो चल जाता है। तो जनाब, अब एक खातून थी, बेवा खातून थी, किसी शहीद की बेवा, उनको आ गया कि हमने आपका बेटा पकड़ लिया है। वो 2 लाख रुपया उससे मांगा रिश्वत के तौर पर कि ठीक है हम FIR नहीं काटेंगे, आप हमें पैसे देंगे और ये वो बेचारी रोना शुरू हो गई, ठीक है जी ये वो। थोड़ी देर बाद उनका बेटा घर आ गया तो वो बच गई। फिर उन्होंने उसको फ़ोन को रिकॉर्डेड है सारी की सारी गुफ्तगू। तो भाई आपने अगर कोई जुर्म नहीं किया तो चढ़ के खेलें, दब के ना खेलें, ठीक है। आप अगर क्लियर हैं तो फिर कोई आपको नहीं दबा सकता, और अगर आप क्लियर नहीं हैं तो अब जैसे मैं एक वालिद हूँ ना, मेरी कोशिश और ख्वाहिश ये होगी कि मैं अपने बच्चों को इतना एतबार दूँ
कि अगर इनसे कोई गलती हो जाती है तो ये मुझे आकर बता दें, बनिस्बत इसके कि किसी तीसरे बंदे के हाथों ब्लैकमेल होते रहें किसी भी मामले में। तो इनको इतना एतबार देना होगा ना हमें, ताकि इनको कोई यूज़ ना कर सके, मुझे कोई यूज़ ना कर सके। अब गलतियां होती हैं, किससे नहीं होती, मुझसे भी होती हैं, गुनाह की हद तक गलतियां हैं, गुनाहों बड़े बड़े गुनाह हो जाते हैं, हर शख्स से हो जाते हैं, कोई बात नहीं, तौबा करें, यह आपका और आपके अल्लाह का मामला है। अगर आपने किसी का नुकसान नहीं किया है तो अल्लाह माफ़ करने वाला है, नुकसान किया है तो उस शख्स से भी माफ़ी मांगें, उसका नुकसान पूरा करने की कोशिश करें, लेकिन ब्लैकमेल ना हो, कभी किसी के हाथ से ब्लैकमेल ना हो, ठीक है। तो ये जो थाने से कॉल आती है बकौल सो कॉल्ड, वो आपसे पैसा मांगना चाहते हैं, आपसे पैसा ऐंठना चाहते हैं, आप डर जाते हैं और फिर आप उनके इशारों पर नाचते हैं। ऐसा ना कीजिए। ईमेल बहुत पुराना तरीका हो गया है, ईमेल आती है, आप जी पता नहीं कितने करोड़ों डॉलर या पाउंड जो हैं वो जीत गए हैं, या ऐसा आता है कि जी मेरा एक क्लाइंट था, वो मैंने आपको सोशल मीडिया पर देखा है, आपकी शक्ल उससे बहुत मिलती है और उसका नाम भी, मेरा नाम ज़ीशान आदिल है, हो सकता है उसका नाम चले फ़ुरक़ान आदिल हो, ठीक है, तो नाम भी मिलता है जी, शक्ल भी मिलती है, तो मैं उसका वकील हूँ, वो इकलौता था, वो बहुत बड़ी जायदाद छोड़कर मर गया है, तो हम उसका 5% लेंगे और बाकी आपको दे देंगे। तो आप उससे कह लें ठीक है भाई तुम ले लो, उसके बाद फिर अपना एडजस्टमेंट कर लेना। अव्वल तो ये भी नहीं होना चाहिए, क्यों, कोई कैसे कर सकता है इस तरह से। तो ये ईमेल्स वगैरह बहुत ज़्यादा आती हैं, सोशल मीडिया पर मैसेजेस बहुत ज़्यादा आते हैं इस तरह के। फ़ोन हैकिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। आपका फ़ोन, ये जो स्मार्टफोन है, इसको हैक करना बहुत आसान काम है। एक लिंक भेजा जाएगा, मेरा एक दफ़ा फ़ोन जो है वो हैक हो गया सोशल मीडिया पर, एक किसी बड़ी मशहूर आरजे के नाम से वो था, उसके बड़े फॉलोअर थे, तो उन्होंने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, मैंने ओके कर दी। थोड़े दिनों के बाद उनका मैसेज आया कि जी फ़लानी जगह पर कॉन्टेस्ट हो रहा है, तो आप जो है इसको मुझे वहाँ पर वोट दे दें। ये करते हैं आरजेज़ वगैरह, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं किया, क्योंकि मैं कभी ऐसी दौड़ा ही नहीं हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं ये अच्छा, उसने लिंक भी भेजा मुझे, मैं आई वॉज़ ओके कि मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ नहीं होती, तो वो फेसबुक जो है वो हैक हो गया था। तो नहीं जी आप दे दें, वोट दे दें, ये कर दें, वो कर दें। मैंने क्लिक किया, फ़ोन हैक हो गया मिनटों में। मैंने हर तरह से कोशिश, हैक होने से पहले मैंने पूरी कोशिश कर ली, मेरे कुछ दोस्त टेक्निकल थे, उनसे मैंने उनको अप्रोच किया और ये वो, लेकिन नहीं बचा सके। ईमेल भी हैक हो गई, फ़ोन भी, जो फेसबुक था वो भी हैक हो गया। उसके बाद उसने फेसबुक से मेरे मुख्तलिफ़ कॉन्टैक्ट्स को मैसेजेस भेजे कि जी ज़ीशान आदिल हूँ और मैं बड़ी परेशानी में हूँ, तो मुझे इतने इतने पैसे भेज दो, व्हाट्सएप का वो इजी पैसा कर दो फ़लाने नंबर पर, या अकाउंट जो भी, पता नहीं किस तरह से। अच्छा, मीनवाइल उसने मुझसे 3,000 रुपये मांगे कि जी तुम 3,000 रुपये दोगे तो मैं तुम्हारा अकाउंट जो है वो तुम्हें वापस कर दूँगा। मैंने कहा ना दो, मेरे क्या 4,000 फॉलोअर ही हैं, तो कोई बात नहीं, मैं नया अकाउंट बना लूँगा, इसमें कुछ ऐसी चीज़ ही नहीं है, तो ना दो। नहीं नहीं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अच्छा 1,000 दे दो। मैंने कहा भाई तुम जानो और तुम्हारा अल्लाह जाने। तो बेचारा कोई शायद था खौफ खुदा रखने वाला, उसने कहा नहीं नहीं अल्लाह को क्यों बीच में डाल रहे हो। मैंने कहा मैं तो हर चीज़ में अल्लाह को डालता हूँ, अल्लाह मेरा भी हिसाब लेगा, अल्लाह आपका भी हिसाब लेगा, मैं आपको माफ़ कर दूंगा अगर मेरे ऊपर आपका, और इस उम्मीद से कि अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा। तो खैर उसने मुझे मेरा जो अकाउंट था वो वापस कर दिया, कुछ नहीं लिया। फिर मेरी एक दो दफ़ा बात भी हुई, मैंने कोशिश की कि उसका इंटरव्यू करूं, वो इस पर भी तैयार हो गया था, लेकिन फिर वो मैनेजमेंट, रेडियो छोड़ने की एक वजूहत में से ये भी था कि यहाँ जो कुछ मैं कर सकता हूँ मैं वहाँ नहीं कर सकता था। तो अगर कभी कांटेक्ट ऐसा हुआ तो मैं एक हैकर का या इस तरह से इंटरव्यू करूँगा इंशाल्लाह। तो जनाब मेरे एक जानने वाले हैं, उनका फ़ोन किसी उनके जानने वाले ने हैक किया, और इस बुरी तरह से किया कि वो स्मार्टफोन को इस्तेमाल करने के काबिल ही नहीं रहे। जब वो मलेशिया में थे उस वक्त, और जब भी वो स्मार्टफोन इस्तेमाल करें उनका फ़ोन हैक हो जाता था। उन्होंने नई ईमेल बना ली, उन्होंने सब कुछ कर लिया, फिर भी उनका फ़ोन हैक हो जाता था। आखिर उन्होंने काफ़ी लंबे अरसे तक स्मार्टफोन से हटकर आम फ़ोन रखा, और फिर जान छूटी उनकी, और काफ़ी लंबे अरसे के बाद अब बहुत मोहतात होकर उन्होंने स्मार्टफोन का इस्तेमाल दोबारा शुरू किया है। तो फ़ोन हैकिंग, अब तो फ़ोन, उस वक्त तो चलें मेरा जो बैंकिंग वगैरह थी वो भी फ़ोन पर नहीं होती थी,
अब तो हम सब की बैंकिंग या और ऐप्स, ये इजी पैसा और जैज़ कैश, ये सब कुछ फ़ोन पर चल रहे होते हैं। तो अब तो फ़ोन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है। तो इसको हैकिंग से बचाने का फ़िलहाल आसान तरीन तरीक़ा यही है कि किसी जानने वाले की तरफ से भी कोई अननोन लिंक आ जाता है तो उसको मत खोलें, कभी किसी सूरत मत खोलें, जब तक कि आपको ये यकीन ना मिल जाए कि हाँ जी ये वाकई उन्होंने ही लिंक भेजा है और ये कोई ऐसा लिंक नहीं है। तो फिर भी मैं तो कहूँगा कि ना ही खोलें, लिंक को कभी भी ना खोलें, अननोन लिंक को, वरना आपका फ़ोन हैक हो जाएगा और आपके लिए शदीद परेशानी का सबब बन सकता है। अल्लाह सबको ऐसी परेशानियों से महफूज रखे। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मेरी नॉलेज में आप इजाफ़ा कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा इस हवाले से। अगर आप जानते हैं कि हैकिंग का लिंक के अलावा भी कोई और तरीक़ा हो तो वो बताइए, ताकि मैं लोगों तक ये बात पहुंचा सकूं। मेरे नॉलेज में अब तक यही है कि कोई अननोन लिंक आता है, आप उसको क्लिक करते हैं और फिर आपका फ़ोन हैक हो जाता है। तीसरे नंबर पर चौथे नंबर पर जो बात मैंने करनी है वो ये है कि घर आकर जो चोरी कर रहे हैं लोग, टेलीपैथी के माहिर होते हैं। मेरे एक जानने वाले के घर चोरी हुई, वो मांगने वाली आई थी, उन्होंने जो पानी पिला दें जी, पानी पिलाते पिलाते उन्होंने कुछ आंटी को ऐसा किया कि वो खुद, अगरचे उनका दिमाग काम कर रहा है, वो जानती हैं कि ये जो मैं कर रही हूँ ये नहीं करना बकौल उनके, और वो खुद जाकर जो है वो उनको दराज़ों से निकाल निकाल कर जेवर देती रही और वो लेकर चले गए और आज तक नहीं पकड़े गए। तो अव्वल तो ये कि जो भी घर पर आ रहे हैं, अगर आप घर पर अकेली हैं ख़वातीन, तो कोई नेकी कमाने की ज़रूरत ही नहीं है, गले पड़ जाएगी नेकी, ठीक है। अगर कोई दिल भी कर रहा है कि नहीं कोई वाकई ज़रूरतमंद है, तो कोई भी ऐसी ओट रखें कि कभी किसी के आप फ़ेस टू फेस ना हो, मेल हो या फीमेल हो। मैं एक और मेल का वाक़या भी सुनाता हूँ अभी। तो फिर ये कि मुख्तलिफ लोग आते हैं जी, हम हुकूमत की तरफ से स्प्रे करने के लिए आए हैं, या हुकूमत की तरफ से जी हम फ़लाने काम के लिए आए हैं। ना उनका आपने कार्ड चेक किया, ना उनका आपने कोई आइडेंटिटी ली, ना उनकी कोई, और आपने उनको स्प्रे करने की, ये हुआ है डेंगू के चक्कर में और इस तरह के उसमें। तो अगर तो कोई ऐसी मैसिव किस्म की कैंपेन चल रही है तो गवर्नमेंट उसको मैसिवली हमेशा रेडियो टीवी वगैरह पर ऐड आने शुरू हो जाते हैं कि हम ये कर रहे हैं, तो फिर तो बात और हो जाती है। आजकल का वक्त ऐसा है कि लोगों को स्कैम के लिए बड़ा आइडियल टाइम है, लोग परेशान हैं, लोगों को इस्तेमाल करना इस वक्त बहुत आसान है। तो खुदारा आप इस्तेमाल ना हों, अपनी जमा पूंजी को बचाएं। मेरे एक जानने वाले थे, दुकानदार थे, और उनके पास भी इसी तरह एक साहब आ गए और 5,000 का नोट लेने देना कुछ इस तरह से करके, और फिर वो कहते हैं कि मेरे भी जहन में ये था कि मैं अपनी दराज से पूरे पैसे निकाल कर उसको दे रहा हूँ और वो ले रहा है, और मेरा इख्तियार ही नहीं है ख़ुद के ऊपर। और फिर वो तो दूसरी साथ वाली दुकान ने आवाज़ दी कि उस अदनान कहकर उसको पुकार लिया, तो वो बच गए, उनको होश आ गया अचानक। तो और वो बंदा मिनटों में गायब हो गया, मतलब फौरी तौर पर जैसे ही इनको होश आया वो बंदा गायब हो गया जो इस तरह से कर रहा था। मेरे अपने रेस्टोरेंट में जब रन करता था तो एक बंदा आया खूब सूटेड बूटेड, और मेरे जो कैशियर हैं उनको कैशियर थे, उनको कहता है कि जी मैं अभी बैंक जा रहा हूँ, बैंक बंद होने में थोड़ा सा टाइम रह गया है, तो ये 35,000 का चेक रख लो और 35,000 रुपये मुझे दे दो, मुझे पेमेंट करनी है। अब वो गड़बड़ा गया कि यार ये इतना साफ़ सुथरा अच्छे सूट में मलबूस आदमी है, 2 नंबर तो नहीं हो सकता। तो खैर कभी कभी गुर्बत भी जो है ना वो बचा जाती है, तो 35,000 थे ही नहीं, तो बचत हो गई, वरना वो दे देता, उसका यही था, वो चला गया बंदा। खैर फिर इस तरह की बेतहाशा वाक़यात हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो ख़ुद भी बचें, अपने घर वालों को भी ये नॉलेज दें, कोशिश ये करें कि जितना होशियार आज के दौर में आप रह सकते हैं उतना होशियार रहें। फिर इसके बाद है जनाब, ज़मीनों के अंदर ख़रीदो फ़रोख्त की जो करप्शन होती है, आसान अक़सात पर ले लें। मुझे एक तो ये फ़ाइलों वाला चक्कर ही नहीं समझ आया, प्लॉट एग्जिस्ट ही नहीं करता, फ़ाइलें बिक रही हैं धड़ाधड़। मुझे नहीं पता ये कैसे हो रहा है, ये आप लोग जानते होंगे, आप मेरे से ज़्यादा अक्लमंद लोग हैं तो आपको पता होगा, मैं इन चीज़ों में पढ़ता नहीं हूँ। लेकिन ज़ाहिर है अपना घर बनाने का ख्वाब सभी का होता है, और उस ख्वाब को किसी हद तक लालच ही कह लें कि लोग कैश करना चाहते हैं, तो लोग आपको आसान तरीक़ों से आसान अक़सात पर
कहते हैं जी ये हम आपको दे रहे हैं, वो हम आपको दे रहे हैं, बाद में पता चलता है। एक मैंने मुल्तान का वाक़या सुना था काफ़ी अर्सा पहले। अब देखें कितना स्मार्ट प्ले है ये। दो भाई थे, उनके नाम पर एक बंजर ज़मीन थी बड़ी सी, उन्होंने उस पर हाउसिंग कुछ स्कीम बनाने का ऐलान किया। लोगों ने एडवांस जमा कराए, उनके पास शायद सुना है कि 5-7 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। उसको उन्होंने सेफ क्योंकि ऐसे लोगों का दीन ईमान तो होता नहीं है, वो सूद खाएं या हराम खाएं, जो मर्ज़ी खाएं। खैर उसको उन्होंने सेफ डिपॉजिट पर रखवा दिया, वहाँ सूद का जो सिलसिला था वो होता रहा। मीनवाइल इन दोनों ने ड्रामा ये किया कि भाई दोनों भाइयों की आपस में लड़ाई हो गई है। एक भाई ने दूसरे पर मुकदमा किया, दूसरे ने स्टे ले लिया। स्टे आपको पता है हमारे यहाँ अदालतों का निज़ाम कि वो बहुत लंबा अरसा चलता है। जो बेचारे देकर बैठे हुए थे पैसे, वो फंस गए। अब केस चलता रहा चलता रहा चलता रहा। उसके बाद वो जो 5 करोड़ था वो 10 करोड़ हो गया। अब उन्होंने जो जिन बेचारों के पैसे जमा किए थे उन लोगों को बुलाया कि जी हमारे तो मुकदमे चलते रहेंगे, हम आपके पैसे आपको वापस करना चाहते हैं, आप आएँ। और उन्होंने 5 करोड़ वापस दे दिए। वो भी खुश, जिनके पैसे थे उनको पैसे वापस मिल गए। हालांकि पैसे की वैल्यू 5 करोड़ से अब किधर आ गई, ये पुरानी बात है। वैसे मैंने जो पढ़ा था, आई एम नॉट श्योर, लेकिन बड़ा पॉसिबल है इस तरह हो सकता था। उसके बाद जो है वो उनको 5 करोड़ भी मिल गया, ज़मीन भी मिल गई, वो भी खुश, और सब हंसी खुशी रहने लगे। और फिर वो जो डबल शाह और ये और वो हैं कि जी आप जाते हैं, ख़वातीन के लालच को इस्तेमाल करते हैं, आपका जेवर डबल कर देंगे। वो इतने बड़े आप कह लें कि एक्सपर्ट्स होते हैं, साइकोलॉजी और साइकेट्रिस्ट में ऐसे ज़बरदस्त लेवल के होते हैं कि वो ये जानते हैं कि उन्होंने किस तरह किसको इस्तेमाल करना है, और वो कर जाते हैं। नॉर्मली ख़वातीन इसमें यूज़ होती हैं। नॉर्मली ख़वातीन ही ये पीरों फ़कीरों के चक्कर में पड़कर और अपना बहुत कुछ गंवा देती हैं। वहाँ भी यही है कि जी मेरी सास मेरे काबू में नहीं आ रही, मेरा शौहर मेरे काबू में नहीं आ रहा, मेरी नंद ने परेशान करके रखा हुआ है, मेरी भाभी ने परेशान करके रखा हुआ है। ये ख़वातीन के ही मसले हैं। और फिर ये कि इन पीरों फ़कीरों के पास आप चले जाएँ तो जनाब, या आमिलीन के पास, तो आप कभी, मैं शर्तिया कह देता हूँ आपको, कि आप किसी फ़र्ज़ी चीज़ को लेकर चले जाएं, वो आपको जादू का बता देगा, तावीज़ बता देगा कि जी ये आप पर तावीज़ हुआ हुआ है या आप पर जादू हुआ हुआ है। ठीक है, उनके पास आपको श्योरिटी, ये जो है ना, शायद इसमें 1% भी लोग ऐसे नहीं हैं जो वाकई कुछ जानते हों और वो सही हों। फिर हमने ये बना लिया है कि जी वो तो जी पैसे नहीं लेते तो वो तो ठीक ही होंगे। नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ पैसों की खेल नहीं है, ये और बहुत सारी चीज़ों की खेल होती है। अपने ईमान को इतना मजबूत करें, अपनी ख़वातीन के ईमान को, मुश्किल काम है ये, मजबूत करें, लेकिन करें, वरना आपकी इज़्ज़त, आपके पैसे, सब कुछ इस्तेमाल होता रहेगा आपकी नाक के नीचे। और कभी कभी बहुत सारे हालात में कुछ ऐसे भी वाक़यात हैं जिसमें आप इसको सरीहन शरअ समझकर और उस पर इस्तेमाल होते रहेंगे। तो खुदारा बचें, अपने आप को बचाएं। लोग बहुत ख़तरनाक हो चुके हुए हैं। जादू, किसके पास इतना टाइम है? चलें अगर है भी तो ये जादू बढ़ते चले जा रहे हैं। जादू, जिसने एक लफ्ज़ भी कह दिया वो तो इस्लाम के दायरे से वैसे ही फारिग है, उसकी बीवी भी हराम, निकाह भी फासिक, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। अब आप देखें तो मैं इस पर भी क्या बात करें, इश्तिहार जिस तरह चल रहे होते हैं, फ़लाना आमिल बा, अब तो मुसलमान तो छोड़ें, अब तो हमें देखकर गैर मुस्लिम भी बिगड़ गए हैं। वो मसीह बाबा बंगाली भी आ गए हैं, तो पता नहीं हनूद भी आ गए हैं, और पता नहीं क्या क्या कुछ हो गया है। तो अपने ईमान की हिफाजत करें। कुरान पाक से बढ़कर कोई किताब नहीं है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आखिरी 2 सूरतें हैं कुरान पाक की, सूरह फलक और वन्नास, ये दी ही इसलिए गई थी कि जादू से बचाती हैं, नज़र बद से बचाती हैं, और हमारा ईमान जो है वो कमज़ोर हो जाता है इन चीज़ों पर। तो हम कुरान से रुजू करें, और जो यकीन हमें इन बाबों और पीरों और आमिलीन और इन सब पर होता है, उससे बढ़कर यकीन अगर हमारा कुरान पर हो जाए तो वारे न्यारे हो जाएं, हमारी दुनिया भी संवर जाए और हमारी आखिरत भी संवर जाए। अच्छा जनाब, मैंने तकरीबन सभी कुछ कवर करने की कोशिश की है। स्कैम्स जो आजकल इर्द गिर्द हमारे चल रहे हैं उनको मैंने अपने तौर पर मुकम्मल तौर पर, अच्छा एक और स्कैम जहन में है, वो भी मेरे साथ हुआ था। इंटरनेशनल नंबर से आपको एक कॉल आएगी, मुझे सऊदीया के नंबर से आई थी, और एक बंदा कहेगा अरे भाई, अब जैसे मैंने अपना नाम व्हाट्सएप पर ज़ीशान रखा हुआ है,
ज़ीशान भाई कैसे हैं, ठीक हैं, बड़ा कोई अपना बनकर बात करने की कोशिश करेंगे। और आप अब सोच रहे हैं ये कौन है, वो कहेंगे अच्छा यार मैं असल में मार्केट में, मेरे साथ जो हुआ वो ये था, मैं मार्केट में फिर रहा था तो मैं अपने भाई के लिए क्या लेकर आऊँ, मुझे बताएं आपको क्या चीज़ चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपके लिए क्या ख़रीदना है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह के सऊदीया में क्या दुनिया में कहीं भी मेरा कोई इतना करीबी नहीं है जो मेरे लिए लेकर आना चाहेगा इतना कुछ जो मेरी ख्वाहिश पर पूरा चलेगा। तो मैं तो उधर ही समझ गया था कि आप हो सकता है आपके इतने प्यारे लोग हों बाहर में जो कुछ लेकर आना चाहते हो। तो मैंने एक अपने मरे हुए किसी दोस्त का नाम ले दिया कि आप फलाने बोल रहे हैं। तो साथ ही वो ओहो पहुंच गए आप, चलें तो फिर बताएं क्या लेकर आना है आपके लिए। अच्छा मैंने कहा लेकिन आप तो आलम अरवा में होते थे, आप किधर अब दुनिया में फिर रहे हैं, आप तो गुजर गए थे। तो अरे नहीं नहीं साहब, अच्छा मेरा भी, मैं उसको थोड़ा फ़र्क बैठा हुआ था तो मैंने कहा चलो ज़रा इसको खोदते हैं, ये करना क्या चाहता है। तो करना वो ये चाहता था कि वो मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर और मेरा अकाउंट नंबर लेना चाहता था। और शनाख्ती कार्ड नंबर तो आजकल चूँकि हम मुख्तलिफ़ चीज़ों पर अपना कभी रजिस्ट्रेशन के लिए दे रहे हैं, कभी कहीं दे रहे हैं, तो शनाख्ती कार्ड नंबर तो कोई मसला ही नहीं है, वो निकाला जा सकता है। तो खैर उसने जनाब उसकी पूरी कोशिश थी कि मैं किसी तरह अकाउंट नंबर उसको दे दूं। और वो कहते हैं जी मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए थे लोगों के, तो मैं 3-4 महीने के लिए पाकिस्तान आ रहा हूं, तो मैं उसको अपने पास रखना नहीं चाह रहा, तो मैं आपके अकाउंट में भेजना चाहता हूं, तो आप मुझे अकाउंट नंबर दे दें। वो चाहता ये था कि अकाउंट नंबर मिले, शनाख्ती कार्ड मिले और उसका जो भी सिस्टम है वो उधर से, क्योंकि ऐसा भी हुआ कि निकलवा लेते हैं पैसे, अकाउंट से निकलवा लेते हैं। तो खैर अल्लाह ने बचत रख ली। तो अभी तक ओवरऑल इन चीज़ों से बचा के रखा है अल्लाह ने, अल्लाह आइंदा भी बचा के रखे। अब इस वीडियो के बाद कोई मुझे कांटेक्ट करके और कोशिश कर ले लूटने की तो वो उसका मसला है। वैसे मैं बता दूंगा मेरे सारे अकाउंट अब खाली ही पड़े होते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है लूटने का, मैं तो ख़ुद इधर उधर से लेकर गुजारा कर रहा हूँ। बहरहाल जनाब ये चीज़ें थी। अगर गुफ्तगू सैर हासिल लगी है तो इसको शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएँ। मेरे पैगाम यही होता है, मैं अपनी कोशिश और ख्वाहिश करता हूँ कि मैं माशरे के अंदर कुछ पॉजिटिविटी फैलाने का सबब बन जाऊँ। इसको 100-50 लोग देखेंगे, उसमें से 5-10 लोगों के जहन में रह जाएगा, कोई 1-2 लोग जो हैं उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, कोई एक शायद कर जाए, तो जो कर जाएगा वो एक मेरे लिए बड़ा कीमती होगा। इंशाअल्लाह अगली एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मामूलाती गपशप विद ज़ीशान आदिल, मामूलाती गपशप ज़ीशान आदिल के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।